Good morning everyone. B.Ed first year जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी सब्जेक्ट जिसकी समझ उसके अंतर्गत जेंडर पक्षपात, जेंडर संबंधी रूढ़िगत मान्यताएं को आज हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे? जेंडर पक्षपात, जेंडर संबंधित रूढ़िगत मान्यताओं को जानेंगे। जेंडर पक्षपात क्या है? यानी जेंडर यानी लिंग, पक्षपात मतलब एक दूसरे से अलग समझना, एक दूसरे से कम आंकना। यह अक्सर हमारे समाज में बहुत बड़ी समस्या है, कुप्रथा है कि हम लोग बालक और बालिकाओं में क्या करते हैं, बालक और बालिकाओं को कम आंकते हैं। बालकों को लड़कों से कम आंकते हैं और हम लोगों की यह जो है घरों में, समाजों में सभी जगह विद्यमान क्या है, यह जो पक्षपात है यह सभी जगह, यहाँ तक कि हमारे घर में भी हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियन जो है वह लड़के और लड़कियों में भिन्नता करते हैं। लड़कों को ज्यादा लाड प्यार मिलता है और लड़कियों को कम दिया जाता है। लड़कों को पढ़ने के लिए क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए बाहर भेजा जाता है, एक शहर से दूसरे शहर भेजा जाता है, एक राज्य से दूसरे राज्य भेजा जाता है और कुछ लोगों को तो विदेश भी भेजा जाता है। किसको? लड़कों को। लेकिन लड़कियों को, यहाँ तक कि लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा भी नहीं दी जाती है। कई ऐसे जगहों हैं जहाँ लड़कियों को शिक्षा भी नहीं दी जाती है और लड़कों को पढ़ने के लिए घर से दूर रखा जाता है, घर से बाहर रखा जाता है और कुछ लोगों को तो विदेश भी भेजा जाता है। यह है पक्षपात लड़कों और लड़कियों में, बालक और बालिकाओं में। यह क्या है? पक्षपात है और यह आज से नहीं, सदियों से नहीं, इतिहास से चलते आ रहा है। क्या हो रहा है? इतिहास से चलते आ रहा है। यह पक्षपात जो है यह इतिहासों से, पूर्वजों से, ऐतिहासिक से चलते आ रहा है और इसे कम करने के लिए कई ऐसे तरीके अपनाए जा रहे हैं ताकि यह जो पक्षपात है, यह जो भिन्नता है लड़कों और लड़कियों में, इसको कम किया जा सके। इसके लिए सरकार जो है वह कई ऐसे प्रोग्राम करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, कई ऐसे उपयोग में लाए जाने वाले जैसे कौशल शिक्षा, इसमें लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि लड़कियों को आगे बढ़ाया जा सके। कई ऐसे कानून भी बनाए गए हैं जिससे यह पता चलता है कानून से कि कानून तो बना हुआ है लड़कों और लड़कियों को एकतर समझने के लिए, एक समान समझने के लिए कानून बना हुआ है, लेकिन हमारे समाज में आज भी लड़के और लड़कियों को पक्षपात किया जाता है, एक दूसरे से भिन्नता माना जाता है और यह भिन्नता बालक और बालिकाओं में लैंगिक असमानता होती है। बालक तथा बालिकाओं में उनके लिंग के आधार पर भेद किया जाता है। क्या किया जाता है? तो उनके भी लिंग पर, यानी लड़का और लड़की के लिंग पर भेद किया जाता है। वो लड़की है तो नहीं पढ़ेगी, वो बाहर नहीं जाएगी, वो घर में ही रहेगी, लड़की घर का कामकाज सीखेगी और लड़का है तो वह बाहर पढ़ेगा, उसे पढ़ना है, वह कुल का दीपक होता है, कुल का नाम रोशन करता है
अपने पिता का नाम रोशन करता है, और क्या बेटियां नहीं करती? लेकिन हमारे समाज में यह पक्षपात सदियों से चलते आ रहा है, और इसे कम धीरे धीरे कुछ समय में, अभी हाल फिलहाल कुछ समय से इसे कम किया जा रहा है। इस पक्षपात को धीरे धीरे कम किया जा रहा है। यह जो पक्षपात है, यह लड़के और लड़कियों में क्यों होती है? तो लोग समझते हैं कि लड़की को एक घर से दूसरे घर जाना है, उसे पढ़ने की क्या जरूरत, और लड़के जो है वह माँ बाप का सहारा होता है, कुल का दीपक होता है। वह पढ़ेगा तो घर में कमाकर पैसे लाएगा, जिससे परिवार चलेगा। लेकिन लड़कियां जो है यह नहीं कर सकती है, उसको एक घर से दूसरे घर शादी करके जाना है। इसीलिए दोनों में विभिन्नता पाई जाती है, यानी दोनों में विभिन्नता गार्जियन पेरेंट्स करते हैं। जब लड़का होता है, जब किसी घर में लड़का पैदा होता है तो खुशी मनाया जाता है। लेकिन कुछ घरों में ऐसा देखने को हमारे समाज में मिलता है कि अगर बेटी होती है तो कोई खुशी नहीं होती है कि बेटी हुई है। हमारे समाज में बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, जिससे हमारे समाज में, हमारे देश में लड़कियों की संख्या धीरे धीरे कमते जा रही है। और यह जो है भ्रूण हत्या जो है वह, इस पर भी एक कानून सरकार के द्वारा बनाया गया जो भ्रूण हत्या पर रोक लगा सके और लड़कियों को गर्भ में ही ना मार सके। फिर भी आज भी कानून बनने के, इतने सख्त कानून बनने के बावजूद भी भ्रूण हत्या हो रही है, लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। इसका क्या कारण है? तो सोच, हम लोगों को सोच बदलना चाहिए। हम लोगों को क्या करना चाहिए? सोच बदलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़के और लड़कियां, जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां नहीं कर सकती हैं, बल्कि लड़कियां और भी अच्छी कर सकती हैं। इसके कई ऐसे उदाहरण हैं, जैसे सानिया मिर्जा, और भी कई ऐसे उदाहरण हैं जो हम लोगों को या हमारे देश को, हमारे समाज को यह साबित करती है कि जो लड़के कर सकते हैं वह लड़कियां भी कर सकती है। लेकिन फिर भी आज लड़कों और लड़कियों में पक्षपात किया जा रहा है। यही लिंग भेदीय विभेद के कारण हम लोग लिंग पक्षपात, इसी को लिंग पक्षपात कहते हैं। और क्या होता है? तो लड़कियों को चूल्हा चौका सिखाया जाता है, खाना बनाना, सिलाई करना, बुनाई करना, उसे शिक्षा नहीं दी जाती है। यहाँ तक कि उसे माध्यमिक शिक्षा भी प्राप्त नहीं किया जाता है, नहीं कर सकती है। जो लड़कियाँ पढ़ना चाहती है उसे भी शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाती। लेकिन लड़कों को जो पढ़ना नहीं चाहता है उसको जबरदस्ती क्या करते हैं? पेरेंट्स, गार्जियन क्या करते हैं? बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं और यह सोचते हैं कि अगर वह पढ़ के अच्छा इंसान बनेगा तो हमारे घर में, हमारे फैमिली में अच्छी परवरिश होगी, अच्छा खुशहाल जीवन जिएंगे और हमारे जो है रहन सहन, खान पान सभी में उत्तम आएगी, गुणवत्ता आएगी। लड़का पैसे कमाकर घर लाएंगे, लेकिन लड़कियां जो है वह एक घर से दूसरे घर जाती है। इसीलिए लोग सोचते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना कोई जरूरी, शिक्षा देना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि लड़कियां एक घर से दूसरे घर, दो घरों का भार उठाती है। अगर लड़कियां शिक्षित रहेगी, क्या रहेगी? अगर लड़कियां शिक्षित रहेगी तो वह दोनों घर, मायका और ससुराल, दोनों को अच्छे से, अपने परिवार को
अच्छे से संभाल पाएगी, अपने बच्चों को शिक्षित कर पाएगी। लेकिन लड़कों में ऐसा गुण नहीं होता है, ऐसा एबिलिटी नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमारे समाज में, हमारे घर में लिंग पक्षपात किया जाता है, विभेद किया जाता है, भेद किया जाता है। लड़कों को रोज नए नए कपड़े दिए जाते हैं, महंगे महंगे खिलौने दिए जाते हैं, लेकिन लड़कियों को खेलने के लिए खिलौने भी नहीं दिए जाते हैं। यह सब क्या है? लड़के और लड़कियों में विभेद करना है। यही जो विभेद है, यही अंतर पक्षपात कहलाता है। क्या है? जेंडर पक्षपात कहलाता है। अब है जेंडर संबंधी रूढ़िगत मान्यता। रूढ़िगत मान्यता यानी रूढ़िगत यानी जो परंपरा से चलते आ रही है। क्या आ रही है? परंपरा से चलते आ रही है, परंपरागत यानी पहले से चलते आ रही है, उसको हम लोग रूढ़िगत मान्यता कहते हैं। अब जेंडर संबंधी रूढ़िगत मान्यता क्या है? तो रूढ़िगत मान्यताओं का अर्थ व्यक्तियों के अनुभवों की व्याख्या करते समय, क्या करते समय? कि व्याख्या करते समय वस्तुओं और घटनाओं के बारे में निर्णय सूचनाओं के आधार पर, किसके आधार पर? निर्णय सूचनाओं के आधार पर लिया जाता है। किसके आधार पर लिया जाता है? तो सूचना के आधार पर, जो सूचना मिलती है उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु के बारे में या घटना के बारे में सोचता है या जानता है या जानने की कोशिश करता है, तो क्या करता है? तो वह अपने अनुभवों के आधार पर, क्या? तो वह अपने अनुभवों के आधार पर बहुत कुछ जानता है उस वस्तु के बारे में। लेकिन सूचना के कमी के कारण, सूचना उसे सही ढंग से नहीं मिल पाती है, उसके कारण वह व्यक्ति चिंतित हो जाता है कि यह कैसे होगा, और वस्तुओं या घटनाओं का प्रदर्शन अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है? सूचना के कमी के कारण उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है, वह अच्छे तरीके से सोच नहीं पाता है और उसकी उस वस्तु के बारे में, उस घटना के बारे में, उसकी जो विशेषता होती है उसके बारे में वह सोचता रहता है। क्या करते रहता है? सोचता रहता है। जिनका पहले, और वही सोचते सोचते वह यह भी सोचने लगता है कि पहले यह वस्तु हमने कहीं देखा था। जैसे एक एग्जाम्पल, हम लोगों का काम या हमारा काम या आपका काम बहुत दिनों से नहीं हो रहा है, ठीक? नहीं हो रहा है। उसे हम लोग रोज करने का प्रयास करते हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? काम नहीं हो रहा है। रोज आते हैं, रोज जाते हैं, रोज प्रयास करते हैं, लेकिन काम नहीं होता है। उसी रास्ते में एक पेड़ मिलता है, पेड़ रहता है। कौन सा पेड़? तो कीकर का पेड़ रहता है, लगा हुआ रहता है वृक्ष। तो वह सोचता है कि रोज एक महीने से रोज आता है जाता है, हम लोग आते हैं जाते हैं, काम नहीं हो रहा है। वो थका हारा क्या करता है? उस पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। सोचते सोचते क्या होता है? बैठ जाता है और सोचने लगता है, और सोचते सोचते उसके दिमाग में एक यह बात आती है कि चलो इस पेड़ के नीचे 1 रुपये का सिक्का रख दें। और वह क्या करता है? वह 1 रुपये का सिक्का उस पेड़ के नीचे रख देता है और वो वहां से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद या फिर प्रयास जारी रहता, आता है जाता है डेली, लेकिन काम नहीं होता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका काम हो जाता है। तो उसे लगता है क्या कि यह जो हमने पेड़ के नीचे 1 रुपये का सिक्का रखा था, उसी के कारण मेरा काम बना है, मेरा काम हुआ है।
यह भावना उसके मन में आ जाती है। और यह जो भावना है अपने परिवारों को, अपने दोस्तों को बताता है। और यह जो भावना है यह धीरे धीरे रूढ़िगत परंपरा के रूप में ले लेती है। वह मान्यता हो जाती है कि यह वृक्ष मान्यताओं वाली है, इसमें जो पूजा करता है, मान्यता रखता है, वह उसे पूरा हो जाती है। यह क्या हो गया? यह जो भावना है, यह विशेषता है, यह भावना जो उत्पन्न हुई उसके मन में, यह रूढ़िगत परंपरागत परंपरा है। यह क्या है? रूढ़िगत परंपरा। अपने मन से उत्पन्न भाव जो होते हैं वह रूढ़िगत परंपरा होते हैं। यह पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलती आती है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहती है। सामाजिक जीवन में क्या है? सामाजिक जीवन में हम लोग समाज में रहते हैं। सामाजिक जीवन में रूढ़िगत परंपरा को, रूढ़िगत युक्तियों को क्या करते हैं? का स्थान, भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। समाज मनोविज्ञान में इसका सर्वप्रथम क्या किया था? इस शब्द का सर्वप्रथम लिपमैन रूढ़िगत मान्यता, इस शब्द का उपयोग सर्वप्रथम लिपमैन किसने? तो लिपमैन ने किया था। कब किया था? 1922 ईस्वी में किया था। रूढ़िगत मान्यता का सबसे पहला शब्द का उपयोग किसने किया था? सर्वप्रथम लिपमैन ने 1922 ईस्वी में किया था। इसका तात्पर्य होता है कि मन पर बने विचारों और अभिव्यक्तियों का एक चित्र होता है। क्या होता है? एक चित्र होता है। और इसका समर्थन कई मनोवैज्ञानिकों ने भी किया था। इसका समर्थन कई ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जो इसका समर्थन किया था कि मन पर बने विचार और अभिव्यक्तियों का एक चित्र होता है। इस बात का समर्थन कई मनोवैज्ञानिकों ने किया था। लेकिन यंग एक वैज्ञानिक है। वह 1976 में यह खंडित कर दिया। यह हमें बताया कि रूढ़ियों और अभिव्यक्तियों के बीच कोई वास्तविक क्या नहीं हो सकते? कोई वास्तविक अंतर नहीं हो सकते। इसमें यंग ने 1976 ईस्वी में यह बताया कि रूढ़ियों और अभिव्यक्तियों के बीच वास्तविक अंतर नहीं हो सकते। वास्तविक अंतर नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? वास्तविक अंतर नहीं हो सकती। आज यहीं तक हुआ। थैंक यू। बाकी के अगले टॉपिक अगले क्लास में
बताएंगे।